नमस्कार, आपका स्वागत है इस क्लास में। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि फिज़िकल साइंस की पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कॉपी पेन लेके बैठें और क्लास के साथ-साथ कॉपी में जितने भी डेरिवेशंस और गणित के सवाल बनाए जा रहे हैं, वो बनाते रहें और साथ-साथ अपने लिए नोट्स भी बनाते रहिए, ताकि आपको क्लास में ध्यान बनाए रखने में आसानी रहे और आपका इंटरेस्ट क्लास में बना रहे। चीज़ें आपको और आसानी से समझ में आएगी अगर आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो। तो मैं बेलूर मठ लाल बाबा विद्यालय में पढ़ाता हूँ और ये मेरे स्कूल का चित्र, ये मेरे स्कूल का एड्रेस। आगे बढ़ते हैं, तो धारा विद्युत इसका हम लोग भाग 3 आज देखेंगे और इस भाग में हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की और साथ ही साथ बात करेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो इसको समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव बनता कैसे है। देखो, अगर मान लेते हैं कि ये जो रेखा मैंने बनाई है, ये एक चालक है, एक तार है जिसमें से हमें करंट यानी विद्युत प्रवाहित करनी है। तो मान लेते हैं विद्युत प्रवाहित होने की दिशा ये है, ये एरो की दिशा में, और विद्युत जो प्रवाहित हो रही है, वो है ये I मान में हमने करंट को बता दिया, दर्शा दिया। तो अब हमने पिछले क्लास में ये सीखा था कि जब भी किसी चालक में से विद्युत प्रवाहित होगी, तो वो बेरोक-टोक प्रवाहित नहीं होती है, उसके ऊपर एक प्रतिरोध लगता है। और ये प्रतिरोध कौन लगाता है? सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात हो जाना चाहिए अब तक कि जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो किनके कारण हो रही है? इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के कारण। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं जिसके कारण से ये जो I करंट है यहाँ पे पैदा हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? ये इलेक्ट्रॉन इसी चालक के अंदर जो परमाणु हैं उनके मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब इस चालक में से बहना शुरू करते हैं, तो ये बेरोक-टोक आगे नहीं जा पाते हैं। इन पर रुकावट लगती है, जिसको हमने प्रतिरोध का नाम दिया था। अब ये रुकावट लगती है, तो ये क्या होता है? कहाँ से आती है ये रुकावट? ये रुकावट असल में सारे के सारे परमाणु जो इसमें यहाँ पर हमारे चालक के अंदर सारे के सारे परमाणु हैं, ये सारे के सारे परमाणु इलेक्ट्रॉन के रास्ते में खड़े हैं और ये लोग इलेक्ट्रॉन के रास्ते में खड़े रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ेगा, इनसे टकराता हुआ आगे जाएगा। अब इनसे टकराते हुए आगे जाएगा, तो उस पे ये रुकावट आनी शुरू हो जाएगी और जैसे ही ये रुकावट आती है, वैसे ही कुछ ऊर्जा, कुछ विद्युत ऊर्जा गर्मी के रूप में बाहर आ जाती है, गर्मी के रूप में नष्ट भी होने लगती है। तो इसके कारण ये जो चालक है, ये चालक धीरे-धीरे गर्म होने लगेगा और इसी घटना को हम लोग विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव असल में है क्या? तो किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक द्वारा विद्युत धारा पर लगने वाले प्रतिरोध के कारण कुछ विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, और इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। बहुत आसान है। आप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो-जो लिखा गया है, बिल्कुल उसी को रट्टा लगा के उसी को एग्ज़ाम में लिखें। आप अपनी भाषा में समझा के लिखिएगा, तो नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप हर पहलू को ठीक से लिख रहे हैं। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो रुकावट आती है, जो प्रतिरोध लगता है, उसके कारण से विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में रूपांतरित होती है या ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। तो ये जो चीज़ है, ये आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा समझा के, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। समझ बहुत ज़रूरी है फिज़िकल साइंस में। बिना समझ के आप सिर्फ़ चीज़ों को याद करके नंबर नहीं ला सकते।
तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव हमें दिखे, इसके कारण जो गर्मी या ऊष्मा पैदा हुई, इसका मान कैसे पता लगाए, या इसका मान जो गर्मी पैदा हुई ये किन चीज़ों पे निर्भर करती है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमने देखा कि ये एक चालक है जिसमें से अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें मान लेते हैं ऊष्मा, यानी ऊष्मा के कारण जो इसको ये जो चालक है ये गर्म होता हुआ दिख रहा है, वो H गर्मी है। ठीक है, H यानी इंग्लिश में हीट बोलते हैं हम। तो मान लेते हैं कि जो गर्मी पैदा हुई वो H गर्मी है। अब जूल का नियम क्या कहता है? जूल का नियम हमें ये बताता है कि ये जो H गर्मी बनी किसी चालक में, ये किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो गर्मी पैदा हो रही है ये 3 चीज़ों पे निर्भर करती है। सबसे पहले तो चालक में से कितना करंट या कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हुई है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है? तो थोड़ा-सा अपने ही साधारण ज्ञान लगाकर थोड़ा-सा आप लोग सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा करंट भेजता हूँ तो वो गर्म हो सकता है। तो थोड़ा-सा अगर आप ऐसे कॉमन सेंस लगा के सोचिए तो हम लोगों को ये भी समझ में आ जाना चाहिए। अब करंट के साथ-साथ क्या होना चाहिए? करंट के साथ-साथ विद्युत धारा कितनी ऊर्जा प्रवाहित करेगी या कितनी गर्मी यहाँ पे तैयार करेगी, वो निर्भर करेगा रुकावट पे। क्योंकि हमने देखा कि ये जो गर्मी तैयार हो रही है ये इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आने वाले रुकावटों के कारण ही तो हो रही है। इलेक्ट्रॉन ये जितने भी रास्ते में रुकावटें हैं उनसे टकराते हुए आगे जा रही है। तो अगर रुकावट ज़्यादा है तो ज़्यादा टक्कर खाएंगी इलेक्ट्रॉन, और ज़्यादा टक्कर खाएंगी तो ज़्यादा गर्मी पैदा होगी। और साथ ही साथ बहुत आसान तीसरा जो एक कारक है जिस पर ये गर्मी कितनी पैदा हो रही है वो निर्भर करता है, वो है समय। अगर मैं ज़्यादा समय तक करंट भेजता हूँ इस चालक में से तो ये ज़्यादा गर्म होगा। अगर कम समय तक करंट भेजता हूँ तो कम गर्म होगा। तो आप थोड़ा-सा अपने घर में पुराने दिनों के बल्ब, जो एलईडी नहीं है, बल्ब जो होता है फिलामेंट वाला, उसके बारे में सोचिए। तो आप में से कइयों के घर में आज भी होगा शायद। बल्ब को अगर हम लोग बहुत देर तक जला के रखें तो आपको पता होगा कि वो गर्म हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि बहुत समय तक उसमें से करंट प्रवाहित हुआ है। तो बहुत समय तक करंट प्रवाहित हुआ है, जितना ज़्यादा आप उस बल्ब को जला के रखेंगे उतनी ज़्यादा वहाँ पे गर्मी पैदा हो जाएगी। तो हमें ये देखने को मिला कि जूल का नियम देखता है कि 3 ऐसे कारक हैं जिन पर चालक में कितनी गर्मी पैदा हो रही है वो बता रही है। अब जूल का नियम सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता, जूल का नियम आगे भी कहता है कि ये जो गर्मी पैदा हुई, ये गर्मी असल में समानुपाती होगा चालक में से जो करंट जा रहा है उसके वर्ग का। ठीक है, मतलब अगर मैं करंट को बढ़ाऊंगा तो गर्मी करंट के वर्ग जितना बढ़ जाएगी समानुपात में। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम लोग करंट की बात करेंगे तो हम लोगों को बाकी दो, देखो यहाँ पे 3 कारक है जिस पे गर्मी निर्भर करती है, आई, आर और टी। आई मतलब विद्युत प्रवाह या विद्युत प्रवाह की धारा, जिसको हम लोग करंट कह रहे हैं। आर यानी रुकावट और टी यानी समय। जब हम लोग सिर्फ करंट की बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से विद्युत धारा के वर्ग के ऊपर ये जो गर्मी पैदा हुई है ये समानुपाती है, तो हम लोग बाकी दो चीजों को स्थिर रखेंगे, यानी इन दोनों को बदलेंगे नहीं। तो करंट को जब देखेंगे
उस हिसाब से कितनी गर्मी पैदा हुई देखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि जो ऊष्मा पैदा हो रही है वो प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। लेकिन कब? जब इस चालक का प्रतिरोध और विद्युत धारा प्रवाह का समय दोनों ही स्थिर रखे गए हैं। ठीक उसी प्रकार अब हम लोग अगले चीज को यानी रुकावट को देखते हैं। तो जो पैदा हुई गर्मी है ये समानुपाती होता है चालक के प्रतिरोध का। और जब हम लोग देखेंगे कि समानुपाती होता है, समानुपात मतलब क्या? समानुपात मतलब इधर वाला बढ़ेगा तो उस हिसाब से ऊष्मा भी बढ़ेगी। ठीक यहाँ पे क्या हो रहा था? ये जितना बढ़ रहा था उस हिसाब से ये भी बढ़ रहा था, लेकिन याद रखना है कि करंट वर्ग में बढ़ना चाहिए। ठीक है, मतलब करंट अगर थोड़ा सा भी बढ़ा तो ये वर्ग में बढ़ेगा, मतलब ऊष्मा वर्ग में बढ़ेगी। तो ठीक उसी तरह से जब मैं प्रतिरोध की बात करूंगा तो तब मुझे विद्युत प्रवाह को और चालक में से विद्युत प्रवाह धारा की समय को दोनों को हमें स्थिर रखना पड़ेगा। मतलब बात बहुत आसान है कि जब भी मैं एक चीज को देख रहा हूं तो बाकी के दो हमें स्थिर रखने पड़ेंगे। तो तीसरा क्या है? तीसरा है कि ये जो ऊर्जा है इसमें पैदा हो रही है, जो गर्मी पैदा हो रही है वो समानुपाती होती है कितनी देर तक विद्युत धारा प्रवाहित हुई है उसके। और यहां पर भी बाकी के दो यानी टी को देखा है तो आई और आर हमारे लिए स्थिर रहेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इस स्लाइड में क्या है। तो देखो, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के संबंध में जूल द्वारा दिए गए 3 नियम हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया है 3 नियम क्या है, अब विस्तार से देख रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा है वो किन चीजों पे निर्भर करती है। वो 3 चीजों पे निर्भर करती है मैंने कहा है। एक तो विद्युत धारा पे निर्भर करती है, दूसरा प्रतिरोध पे निर्भर करती है और तीसरा समय पे निर्भर करती है। किसके समय पे? कितनी देर तक विद्युत धारा प्रवाहित हुई है चालक से, उस समय पर ये निर्भर करती है। अब सबसे पहले हम लोग जूल के नियम में पहला नियम देखेंगे जिसको कहा जाता है धारा का नियम। किसकी धारा? विद्युत प्रवाह की धारा। तो इसको इंग्लिश में लॉ ऑफ करंट भी कहते हैं। और इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि चालक चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। जैसा कि मैंने कहा था बिल्कुल वैसा H प्रोपोर्शनल यानी समानुपात होगा I के स्क्वायर का यानी I के वर्ग का। लेकिन ये कब होगा? जब बाकी के दो यानी हमने विद्युत धारा देखा है तो प्रतिरोध और समय क्या होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। तो ऐसे में चालक का प्रतिरोध और विद्युत धारा प्रवाह का समय ये दोनों क्या होंगे? स्थिर होंगे। अब आगे देखते हैं कि जूल के नियम में दूसरा नियम क्या है। दूसरे नियम को कहते हैं प्रतिरोध का नियम यानी लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें क्या है? इसमें भी वही है कि उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध का समानुपाती होता है। देखो, चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध का समानुपाती होता है। इसको हम लोग गाणितिक रूप से कैसे दिखाते हैं? H समानुपात R, और इसको हमने समीकरण 2 का नाम दिया है। और यहाँ पे भी जैसे ही हमने प्रतिरोध को देखा तो बाकी के दो कौन कौन थे? I और T, ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्थिर हो जाएंगे। तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I और विद्युत धारा प्रवाह का समय ये क्या होंगे? ये स्थिर होंगे। अब तीसरा नियम क्या है? समय का नियम यानी लॉ ऑफ टाइम। तो चालक में जितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित हुई उस हिसाब से ऊष्मा भी उतनी पैदा होती है। तो इसका मतलब चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समय के समानुपाती होगा। तो देखो, चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा
विद्युत प्रवाह के समय का समानुपाती होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से हमने एक गाणितिक समीकरण बना लिया कि H समानुपात में है T, जो कि हमारा तीसरा समीकरण है। और यहाँ पर भी हमें और बाकी के दो चीज़ों को स्थिर रखना है। तो वही है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा स्थिर होगी और चालक में का जो प्रतिरोध है वो स्थिर होगा। अब हमने ये जो 3 नियम सीखे, इन तीनों नियमों को अब हम लोग एक साथ मिला देंगे। तो समीकरण 1 कौन था? याद करो, समीकरण 1 था H, कौन सा नियम था ये? अगर थोड़ा सा भी याद आ रहा होगा तो ये था विद्युत धारा के प्रवाह का नियम, यानी H समानुपात होगा I के स्क्वायर का। ये 1 नंबर समीकरण था। 2 नंबर समीकरण कौन सा था? 2 नंबर समीकरण था H समानुपात होगा किसके? प्रतिरोध का। और 3 नंबर समीकरण क्या था? 3 नंबर समीकरण था H समानुपात होगा किस चीज के? विद्युत धारा प्रवाह के समय का। इन तीनों को अब हम लोग एक साथ मिलाएंगे। तो मिलाने पर हमें देखने को मिलता है कि H समानुपात होता है I स्क्वायर R T का। सीधा सीधा मिला देना है, मिला के बैठा देना है। तो अब आगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब भी ऐसे समीकरण को हम लोग इस्तेमाल करके ऐसे समीकरण को हम लोग इस्तेमाल करके, एक सेकंड ये मिटा दे। तो जब हमने सीखा था कि जैसे ही ऐसे समीकरण को हम लोग इस्तेमाल करके सूत्र तक पहुंचना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे? एक स्थिर संख्या को लगाएंगे। एक स्थिर संख्या को जैसे ही लगाएंगे वैसे ही यहाँ पे एक बराबर चिन्ह आ जाएगा। तो हमें एक सूत्र मिल जाएगा H बराबर K गुना I स्क्वायर आर टी। अब हम देखेंगे कि SI इकाई में जब हम लोग H का मान निकालते हैं तो K जो है ये एक, मतलब ये जो इसका मान है ये 1 होता है। ठीक है, SI इकाई के लिए K का मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो SI इकाई मतलब हम लोग हर चीज को SI इकाई में मापेंगे। I की SI इकाई क्या है? एम्पियर। R की SI इकाई क्या है? ओम। और समय के लिए तो हम लोग सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो यहाँ पे गर्मी पैदा हुई, इसकी SI इकाई क्या है? आपको पता होनी चाहिए कि ये जूल है। तो जब हम लोग SI इकाई में काम करेंगे तो ये K का मान 1 निकलता है। ठीक है, तो ये हमें बस यहाँ पे पता होना चाहिए। वो K का मान जैसे ही हम लोग बैठाएंगे तो SI इकाई में हमें जो सूत्र मिलता है वो है H बराबर I स्क्वायर आर टी जूल। ठीक है, तो आपको अब ये एसआई इकाई में मिल गया है, तो हमें सीजीएस इकाई तक पहुंचना है। अब सीजीएस इकाई तक पहुंचने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला है आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो इसको याद रखिएगा। अब सीजीएस इकाई तक पहुंचने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी का मान कितना होता है। 1 कैलोरी का मान 4.2 जूल होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो अब थोड़ा सा देखिए और सोचिए कि अगर आई स्क्वायर आर टी ये जूल में है, ये जूल में है, और इसको इसको हमें कैलोरी में लेके जाना है। क्यों लेके जाना है? क्योंकि हमें एसआई इकाई मिल गई है, एसआई इकाई में मान मिल गया है, हमें सीजीएस इकाई में मान निकालना है। तो सीजीएस इकाई में मान निकालने के लिए जूल गर्मी की एसआई इकाई है और कैलोरी गर्मी की सीजीएस इकाई है। तो जूल से कैलोरी में जैसे ही इस पूरे चीज को लेके जाएंगे हमें सीजीएस इकाई मिल जानी चाहिए। तो हमें ये मिलता है कि इतना जूल है, इतना
जूल है। अब अगर एक कैलोरी 4.2 जूल है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इतने सारे जूल के अंदर कितनी बार 4.2 बैठा हुआ है। ठीक है, अगर इसके अंदर जितनी बार 4.2 कितनी बार इसके अंदर 4.2 जाता है। अगर 5 बार जाता है तो 5 कैलोरी होगा, 2 बार जाता है तो 2 कैलोरी होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल है। तो इतने सारे जूल हमें दिए गए हैं, इतने सारे जूल हमें दिए गए हैं। यहाँ पे ये जो फ़ॉर्मूला मिला है, इसमें इतने सारे जूल आ गए हैं। तो इसके अंदर कितनी बार 4.2 जूल बैठा हुआ है? जितनी बार 4.2 जूल मिलेगा, उतनी कैलोरी ऊष्मा यहाँ पे है। तो सीजीएस एसआई से सीजीएस इकाई में हम लोग चले गए। आगे बढ़ते हैं तो सीजीएस इकाई में क्या होगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो आई स्क्वायर आर टी है, ये इसको भाग देना पड़ेगा 4.2 से, तो हमें जो मान मिलेगा वो कैलोरी का हो जाएगा। तो सीजीएस इकाई में ये फॉर्मूला ऐसे हमें याद रखना होगा। तो आप ये दोनों ही फॉर्मूला याद रख सकते हैं, और सबसे आसान है, सबसे ज़रूरी भी है कि आप इसको याद रखें और इसको याद रखें, और आपको सीजीएस की जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको लॉजिकली निकाल लें। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 1/4.2 इसको जब करेंगे तो 0.24 आता है। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि बहुत लोग इसको याद रख लेते हैं, लेकिन आपका काम बस ये दो याद रखने पर ही हो जाता है। तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जूल के नियम से कैसे हम लोग किसी चालक में से प्रवाहित ऊष्मा को निकाल सकते हैं। अगर हमें उसमें आई पता है, कितना करंट जा रहा है ये पता है, उसका प्रतिरोध पता है, और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितने समय के लिए गई है वो पता है, तो बस इसको फॉर्मूले में बैठाना है। अगर हम लोग फॉर्मूले में आई स्क्वायर आर टी बैठाते हैं तो जूल में आंसर निकलेगा। अगर फॉर्मूले में आई स्क्वायर आर टी बटा 4.2 कर देते हैं तो कैलोरी में आंसर निकलेगा। तो इस तरह से हमें जूल के नियम के बारे में पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें जो सीखना पड़ेगा वो है ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युत उपकरण। यह आसान है, और बहुत छोटे छोटी चीज़ें ही हमें उपकरणों के बारे में याद रखनी है। तो सबसे पहला उपकरण जो हमें सीखना है वो है विद्युत बल्ब, जो कि आजकल बहुत कम ही इस्तेमाल होते हैं। आजकल तो एलईडी सी एफ एल बीच में इस्तेमाल होता था, सी एफ एल भी चला जाने लगा है, उसकी जगह पे एलईडी का इस्तेमाल हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, सी एफ एल क्या है, एलईडी क्या है, हम लोग इसी लेसन में लास्ट के मतलब जो आगे के स्लाइड में बात करेंगे। अब देखते हैं आगे विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब कैसे दिखता है? कुछ ऐसे दिखता है, आपको पता ही होगा, बहुत बार देखा भी होगा आपने। और इस विद्युत बल्ब में हमें ये देखने को मिलता है कि ये यहाँ पे एक पतला सा ऐसा तार होता है, लेकिन उससे ज़रूरी बात यह है कि ये जो अंदर की जगह है, ये जो अंदर की जगह है, कांच के अंदर की जगह, इस जगह पे साधारण हवा नहीं भरी जाती। इस जगह पे हवा निकाल कर उसकी जगह पे निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन और आर्गन भर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब विद्युत इस इलेक्ट्रिक बल्ब से प्रवाहित होगी तो इस पतले से धागे जैसे तार से भी जाती है, और ये जो पतला धागे जैसा तार है इसको फिलामेंट बोलते हैं, और ये गर्म होना शुरू होता है। गर्म होके ये जब उजाला करने लगता है तो इतनी ज़्यादा गर्मी में हो सकता है कि इसके कुछ परमाणु अपनी ऊर्जा पाकर बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज भेजने लगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं कि ये हो सकता है कि वाष्पीकरण इसका होने लगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी में ये वाष्पीकरण होने लगता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो अगर ऐसा होने लगे तो यहाँ पे बाहर जो
साधारण हवा अगर हम भर के रखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, जिसके साथ ये फिलामेंट के धातु प्रतिक्रिया करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पर हमें इस जगह पे हमें निष्क्रिय गैस भर के रखना पड़ता है। इससे वाष्पीकरण कम भी होता है फिलामेंट का, और इस फिलामेंट के साथ जो निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस मतलब जो लोग प्रतिक्रिया नहीं करते हैं ठीक बहुत आसानी से, ऐसे गैस, जो निष्क्रिय गैस है वो इस फिलामेंट के साथ, इस तार के साथ प्रतिक्रिया भी नहीं करेंगे, तो जिससे कि ये जो तार है ये जल्दी खराब नहीं होगा। तो देख लेते हैं कि ये जो जगह है, इस जगह पे हमें निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन और आर्गन भरे हुए मिलते हैं। इसके फायदे क्या है? इसके फायदे हैं कि फिलामेंट का वाष्पीकरण कम होगा और फिलामेंट के साथ प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो हम ये समझ गए। अब अगली बात है कि ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट टंगस्टन नाम के एक धातु का बना है, जिसकी अपनी एक खास अपने गुण है। कैसे गुण? तो सबसे पहले थोड़ा सा सोचे तो हमें पता लगेगा कि इसका एक बहुत बड़ा गुण ये होना चाहिए कि इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर गर्म होते ही ये पिघल जाए तो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि ये बहुत ज़्यादा गर्मी में भी बिना पिघले उजाला करता रहे। ठीक है? और साथ ही साथ उजाला करने के लिए अगर इसको गर्म होना है तो इस पे प्रतिरोध जो है वो भी तो ज़्यादा होना चाहिए। तो दो मुख्य गुण जो फिलामेंट के हैं वो क्या है? वो ये है कि ये गलनांक बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसका, और साथ ही साथ उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है? तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि फिलामेंट का वाष्पीकरण कम होगा और फिलामेंट के साथ प्रतिक्रिया नहीं होती है इन गैसों की, तो बल्ब की दक्षता यानी ये किस तरह से काम करेगा, कितनी अच्छी तरह से काम करेगा, वो बढ़ जाता है। अब टंगस्टन फिलामेंट को देखते हैं कि इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। ठीक है? तो 3000 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर इसका गलनांक जाता है और प्रतिरोध भी बहुत ऊंचा है। तो इससे क्या होगा? इससे विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से गर्म होकर फिलामेंट सफ़ेद प्रकाश देता है। अब अगला जो उपकरण है वो क्या है हमारा? विद्युत ऊष्मक यानी इलेक्ट्रिक हीटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर हमें कुछ इस तरह का दिखता है, और इस इलेक्ट्रिक हीटर में हमें ऐसे पेंच लगाए हुए अवस्था में हमें नाइक्रोम के तार मिलते हैं। तो ये ऐसे पेंच कर ऐसे सांप की तरह ऐसे मुड़ी क्यों है, उसका भी एक कारण है, और नाइक्रोम का ही तार क्यों इस्तेमाल किया जाता है उसका भी एक कारण है, और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो नाइक्रोम का तार इस्तेमाल किया जाता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है और इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, गलनांक भी बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है हमें गर्मी चाहिए तो प्रतिरोध को ज़्यादा रखना पड़ेगा, और गर्म होगा तार तो उसको पिघलने से बचाना है, तो उसका गलनांक भी ऊंचा होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये ऐसे ऐसे सांप की तरह क्यों है। तो पिछले क्लास में हमने, याद कीजिए, पढ़ा था कि जो प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है लंबाई के। तो आप बताइए कि अगर एक नाइक्रोम का तार ऐसे रख दिया जाए जिसको मोड़ा मोड़ा गया है ऐसे कई बार, तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, और ऐसे ही नाइक्रोम अपने गुण के कारण उच्च प्रतिरोध वाला है, अपने गुण के कारण गलनांक उसका ज़्यादा है, और ऊपर से आप उस तार को और लंबा कर रहे हैं तो और ज़्यादा उसका प्रतिरोध होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसे ऊष्मा बनाने में मदद करती हैं, क्योंकि ये काम ही तो है, ये हीटर है ना, ये हीट तैयार करेगा। तो हीट तैयार करने के लिए इसमें सारे गुण होने चाहिए। तो ये जो पेच किया हुआ तार है ये क्या है? मिश्र धातु नाइक्रोम है।
आपको याद रखना है कि नाइक्रोम 80% निकेल और 20% क्रोमियम का बना होता है और नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे के लगभग 60 गुना होता है। मतलब तांबे का जितना प्रतिरोध है, तांबा उसका कम प्रतिरोध होता है क्योंकि हम लोग उसको बिजली के तारों में इस्तेमाल करते हैं। तो जो तांबा है वो जितना प्रतिरोध देता है उसका 60 गुना ज़्यादा नाइक्रोम का तार प्रतिरोध देता है, इसलिए ये ज़्यादा गर्म होगा। तो इसका गलनांक भी उच्च है और सर्पिलाकार तार क्यों है, ये सांप की तरह से मुड़ा हुआ क्यों है, जिससे अधिक लंबाई के कारण ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न हो। बस इतनी ही बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब अगला उपकरण क्या है? अगला उपकरण है, आप सभी ने देखा होगा, विद्युत इस्त्री। अब विद्युत इस्त्री कुछ इस तरह से दिखती है, लेकिन इसके अंदर एक कॉइल या माइका शीट कहा जाता है वो रहता है, वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब यहाँ पर आपको ऐसे चपटा ऐसा जो आकार दिख रहा है, इस चपटे आकार के अंदर कुछ तार ऐसे समझ में आ रहे होंगे। ये जो तार है ऐसे-ऐसे जा रहे हैं, ये तार भी नाइक्रोम के तार हैं, बहुत पतले वाले, और ये बहुत ज़्यादा ऐसे मुड़े हुए हैं और फैले हुए हैं। तो आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा कि ये इतने ज़्यादा मुड़े हुए क्यों हैं। ये इतने ज़्यादा मुड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि इनकी लंबाई को ज़्यादा रखने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो नाइक्रोम का तार है, इसको 2 चादर के बीच में रखा जाता है और ये चादर है माइका कहते हैं। माइका एक प्रकार का खनिज पदार्थ है और ये माइका, जिसको हिंदी में अभ्रक भी बोलते हैं, इस माइका की चादर के बीच में 2 चादर ऐसे पतले वाले माइका के बनाए जाते हैं, जिसके बीच में नाइक्रोम का तार ऐसे बिछाया जाता है और फिर इस पूरे के पूरे प्लेट को, माइका शीट को, इस चादर को एस्बेस्टस उसके बीच में रख दिया जाता है ताकि इसमें से गर्मी बाहर ना निकले। तो नाइक्रोम का तार गर्मी पैदा करता है और इसी तरह से इलेक्ट्रिक प्रेस काम करता है। विद्युत इस्त्री हमारी, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, विद्युत इस्त्री में नाइक्रोम के तार की कुंडली रहती है। कुंडली मतलब ये ऐसे मुड़ी मुड़ी जो मैंने दिखा है, इसको कुंडली बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं, जो विद्युत प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पन्न करती है। यह नाइक्रोम की कुंडली अभ्रक यानी माइका के 2 पतली चादरों से ढकी हुई होती है, मैंने आपको बता दिया। अभ्रक के इस चादर को ऊपर से एस्बेस्टस से ढक ढक दिया जाता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि एस्बेस्टस ऊष्मा का कुचालक है और नाइक्रोम का तार सपाट रूप से पूरे अभ्रक के चादर के बीच फैले होने के कारण ऊष्मा समान रूप से इस्त्री के पूरे तली, यहाँ पे तली होगा, ताले नहीं, ये तली यानी ये जो पूरा का पूरा तल है इस्त्री का, ये पूरा का पूरा तल, इस पूरे के पूरे तल में समान रूप से ये गर्मी तैयार करेगा। अब आगे हम देखते हैं कि अर्थिंग क्या है। हम लोगों ने अपने पहले लेसन में, याद कीजिए, सीखा था कि ऐसे अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी इलेक्ट्रॉन जितना चाहे ले सकती है या पृथ्वी से जितना चाहे इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं, पृथ्वी के विभव पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और हमने देखा था कि किसी चालक को अगर मैं तार से ऐसे जोड़ दूं पृथ्वी के साथ, तार से ऐसे जोड़ दूं पृथ्वी के साथ, तो इस चालक के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा करंट बहता है, बहुत ज़्यादा आवेश आ गया, माइनस आवेश, मान लीजिए कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो वो इलेक्ट्रॉन बह के, इसमें से बह के पृथ्वी में चले जाते हैं। या तो फिर अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बह के वापस इस चालक के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो चीज़ हमने की थी, चालक को पृथ्वी के साथ जोड़ा था, बस उसी को हम लोग अर्थिंग कहते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि विद्युत उपकरणों के धातु के कवच को तार द्वारा जमीन के साथ जोड़ दिया जाता है, तो ये अर्थिंग है। अब ऐसा क्यों किया जाएगा?
जाहिर सी बात है कि अगर किसी चालक में बहुत ज़्यादा आवेश आ जाए, तो वो आवेश आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर कोई उपकरण, मान लीजिए कि कोई चीज़ आप चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, मिक्सर चला रहे हैं, या तो फिर कोई आपके घर का स्विच बोर्ड है जिस पर बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है, तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आप उसको छुएंगे तो आपको झटका लग सकता है। तो इसको ये ना हो, इस कारण से अर्थिंग किया जाता है, ताकि अतिरिक्त विद्युत धारा के कारण जो आवेश यहाँ पे आ गया है वो बह के बाहर पृथ्वी पर चली जाए। तो इस तरह से हमें अर्थिंग का महत्व समझ में आता है। तो ऐसा करने पे यदि उपकरण में आवश्यकता से अधिक विद्युत प्रवाहित हो, या उसके धातु कवच पर विद्युत आ जाए, इसको ये आ जाए होगा, अगर विद्युत आ जाए तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन तुरंत पृथ्वी में चले जाते हैं। तो हमें इस तरह से हमें अर्थिंग समझ में आती है। तो इससे क्या होगा, इससे दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। अब आगे हम लोग सीखते हैं कि फ्यूज क्या है। तो फ्यूज क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा चित्र देख लेते हैं कि इस तरह का फ्यूज दिखता है, हमें अपने घरों में हमने देखा होगा, और इस तरह का फ्यूज दिखता है। हालांकि इस चित्र में आपको एक चीज़ नहीं नज़र आ रही होगी, वो है यहाँ से यहाँ तक एक तार रहता है, ठीक है। और ये जो चीज़ है, इस चीज़ को इसके अंदर लगाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, घरों में वायरिंग कैसे होती है। मान लीजिए ये घर का वायर है, इस घर के वायर में ऐसे खाली जगह छोड़ दी जाती है, और उस खाली जगह पे ये फिट किया जाता है। अब वायरिंग में बीच में खाली जगह है, तो यहाँ पे विद्युत तो जाएगी नहीं, तो यहाँ पे विद्युत के लिए एक अलग से रास्ता, इसके अंदर विद्युत तो जाएगा नहीं क्योंकि ये खाली जगह है। यहाँ पर आकर तार इस जगह पे रुक गया, तार इस जगह पे रुक गया, और फिर तार यहाँ से शुरू हो रहा है, तो विद्युत बीच में ये खाली जगह से कैसे जाएगी। तो खाली जगह से जो खाली जगह बनी, इसमें से कैसे जाएगी। तो खाली जगह से ये जा पाए, उसके कारण ये फ्यूज का तार ये जो फ्यूज का तार मैंने आपको बना के दिखाया है, ये यहाँ पे लगा दिया जाता है, ताकि विद्युत यहाँ तक पहुँचने के बाद इस तार से होती हुई फिर इस तार पे चली जाए। अब ये सब क्यों किया गया है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि हमने अर्थिंग की थी किसके कारण, दुर्घटना से बचने के लिए। फ्यूज भी लगा रहे हैं दुर्घटना से बचने के लिए। मान लीजिए किसी कारण से बहुत ज़्यादा करंट यहाँ पर इस तार में आ गया। अब बहुत ज़्यादा करंट अगर आ गया, तो ये आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। और अगर मान लीजिए कि आपका कोई उपकरण इस लाइन से लगा हुआ है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कुछ भी है, मोबाइल फ़ोन है, तो बहुत ज़्यादा करंट अगर इसमें चला जाए, तो यहाँ पर आपका उपकरण भी खराब हो सकता है। तो ये जो फ्यूज़ इसमें लगा हुआ है, करंट अगर इस तार से होता हुआ इस तार में गया, और ज़रूरत से ज़्यादा जैसे ही करंट आता है, तो ये तार पिघल जाता है, और पिघलने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ से रास्ता टूट जाएगा। यहाँ से रास्ता टूट जाएगा तो आपकी जो चीज़ है, जो भी उपकरण है, वो खराब नहीं होगी। फ्यूज़ का उड़ जाना इसी को कहते हैं। तो फ्यूज़ जैसे ही उड़ जाता है, हम लोग यहाँ पे एक और तार लगा लेते हैं। तो ये तो हो गई पुराने दिनों की बात। आजकल उपकरणों में ऐसे फ्यूज़ भी आपको दिखते होंगे। ये फ्यूज़ में देखिए बीच में ये तार है, तो ये अलग से उपकरणों की सुरक्षा के लिए उपकरणों में ही लगा दिया जाता है, ताकि वे अतिरिक्त मात्रा में अगर विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित हो तो वो टूट जाए, ये जो तार है ये बीच में से टूट जाए। तो देखते हैं कि फ्यूज़ ये क्या करते हैं। फ्यूज़ एक छोटी लंबाई का तार होता है, हमने देखा, इसका गलनांक कम होता है। जाहिर सी बात है कि जब विद्युत धारा ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, अगर ये उच्च गलनांक का होगा तो बहुत ज़्यादा विद्युत यहाँ से चली जाएगी, ये पिघलेगा नहीं,
तो इसका गलनांक कम रखना पड़ेगा ताकि ज़्यादा विद्युत आते ही ये पिघलना शुरू हो जाए। प्रतिरोध उच्च होता है। अब थोड़ा सा सोचिए, ये जब पिघलेगा, पिघलेगा कब? जब इसमें गर्मी पैदा होगी। गर्मी पैदा कब होगी? जब इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो इसके 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं, इसका गलनांक कम होगा, इसका प्रतिरोध उच्च होगा और यह दुर्घटना की संभावना को कम करता है। जब अधिक वोल्टेज की विद्युत धारा किसी कारणवश उपकरण में गलती से प्रवेश कर जाए तो क्या होगा? उच्च प्रतिरोध के कारण फ्यूज़ में ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, जैसा कि मैंने कहा था आपको, और ऊष्मा उत्पन्न होगी तो कम गलनांक के कारण फ्यूज़ का तार पिघलकर टूट जाता है। इस तरह से दुर्घटना से चीज़ें बच जाती है और हम भी। अब हम लोग बात कर लेते हैं विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति के बारे में। तो सबसे पहले विद्युत ऊर्जा क्या है? देखिए, विद्युत ऊर्जा असल में वो ऊर्जा है जो किसी चालक के अंदर से जाते हुए आवेशों में हमें मिलता है। मान लीजिए ये एक चालक है, इसमें से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो क्यों प्रवाहित हो रही है? क्योंकि इसमें से कुछ आवेश बह के जा रहे हैं और ये आवेश बह के जा रहे हैं, मतलब इनमें चलन हो रहा है, इनमें जो गमन हो रहा है वो उसका कारण क्या है? इसमें ज़रूर कोई ऊर्जा होगी। तो जो ऊर्जा इन आवेशों में बैठी हुई है, इन आवेशों में हमें मिलती है, उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं विद्युत ऊर्जा, क्योंकि ये ऊर्जा इस आवेश में विद्युत धारा के कारण आई है। तो अब देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा है जो विद्युतीय क्षेत्र में रखे आवेशित कणों में स्थित रहता है। अब इसकी हम लोग इकाई के बारे में बात करें तो ऊर्जा की इकाई हमेशा ही याद रखिए, ऊर्जा की, एक सेकेंड इसको क्लियर कर दें। ऊर्जा की इकाई आप हमेशा याद रखिएगा, एसआई इकाई ऊर्जा की हमेशा याद रखिएगा, यह है जूल। जब हम लोग एसआई इकाई की बात करेंगे तो अब ऊर्जा को हम लोग दो अलग अलग चीजों में रूपांतरित कर सकते हैं। ऊर्जा से ही हम लोग कार्य करते हैं। बिना खाए पिए अगर हम लोग रहें तो हमारे शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। गाड़ी में आप पेट्रोल डीजल नहीं डालेंगे, गाड़ी नहीं चलेगी। तो जो ऊर्जा चाहिए आपको, उसी ऊर्जा से कार्य भी संपन्न होगा। तो अगर ऊर्जा से ही आपको कार्य मिलता है तो कार्य की भी ऐसा इकाई क्या होनी चाहिए? जूल होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से आप ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ी सी ऊष्मा भी बनती है, और जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कह रहे थे? हीट कह रहे थे। तो इसकी भी एसआई इकाई क्या होगी? इसकी भी एसआई इकाई जूल होगी। तो हम लोग जब एसआई इकाई की बात करते हैं तो जूल तीन चीजों की एसआई इकाई है। तीन चीजों की, कौन कौन, किस किस की? ऊर्जा की खुद की, कार्य की और ऊष्मा की। अब हम लोग अब सीजीएस इकाई की बात करें, सीजीएस इकाई की, तो यहां पे हमें ऊर्जा की इकाई मिलती है अर्ग। इसको याद रखना है। ठीक उसी तरह से कार्य की एसआई इकाई भी क्या मिलनी चाहिए? वही मिलनी चाहिए। लेकिन आप गलती से भी ऊष्मा की सीजीएस इकाई अर्ग नहीं लिखिएगा। ऊष्मा की सीजीएस इकाई हमने थोड़ी देर पहले ही इसकी चर्चा की थी, वो है कैलोरी। ठीक है, CAL द्वारा दर्शाया जाता है। तो ऊष्मा की एसआई इकाई तो जूल है, लेकिन ऊष्मा की सीजीएस इकाई क्या है? कैलोरी है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अभी जो मैंने आपको समझाया है ये आपको ज़रूर नोट करके रखना है, क्योंकि जूल किस किस की
इकाई है, ये बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि 3 चीज़ों की एसआई इकाई जूल है और साथ ही साथ इधर से जब हम लोग सीजीएस में जाते हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि ऊष्मा की सीजीएस इकाई अर्ग नहीं है, कैलोरी है। इन सब बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। एग्ज़ाम में ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको 1-2 नंबर से आपका वो एग्ज़ाम खराब कर सकती है। तो आगे देखते हैं कि हम लोगों ने देखा कि एसआई इकाई क्या है, ऊर्जा की, जूल है। सीजीएस इकाई क्या है, अर्ग है। अब हम लोग बात करते हैं विद्युत शक्ति की। तो शक्ति, सबसे पहले विद्युत शक्ति से पहले हम लोग सिर्फ शक्ति को समझ लेते हैं। ये शक्ति है क्या चीज़? तो अगर मैं आपको साधारण भाषा में किसी को शक्ति समझाने के लिए कहूँ, तो मैं एक आसान सा उदाहरण जो हमेशा अपने छात्रों को देता हूँ, वो ये है कि आप समय को बाँध दीजिए। मान लीजिए कि 1 घंटा आपने समय दिया है और 2 व्यक्तियों को एक ही तरह का काम दीजिए। मान लीजिए ए व्यक्ति है एक और दूसरा व्यक्ति है बी। इन दोनों को एक ही तरह का काम दीजिए और कहिए कि 1 घंटे में जितना हो सके आप करके बताएँ। तो अगर मान लें कि एक 4 मंजिला बिल्डिंग है, जिसके ग्राउंड फ्लोर से आपको बाल्टी में पानी भर के छत तक पहुँचाना है, तो हमें देखना है कि 1 घंटे में ए ने कितनी बाल्टी पानी पहुँचाई और 1 घंटे में बी ने कितनी बाल्टी। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि ए ने 10 बाल्टी पानी छत तक पहुँचा दिया, लेकिन उसकी जगह पे बी ने 12 बाल्टी पानी छत तक पहुँचा दिया। तो उसी समय के अंदर जो काम का मान है वो बी का ज़्यादा है, तो इसका मतलब बी की शक्ति ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? समय एक ही होना चाहिए, यानी इकाई समय में जो कार्य किया गया है, उसको हम लोग शक्ति कहते हैं। या आपको मैंने शक्ति का फ़ॉर्मूला एक उदाहरण के द्वारा समझा दिया। आप ये उदाहरण याद रखेंगे, तो आपको ये फ़ॉर्मूला याद रखने में आसानी होगी। तो विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा द्वारा इकाई समय में किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब इकाई समय में जितना भी कार्य होगा, वो शक्ति है। अब अगर वो कार्य विद्युत ऊर्जा कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी? विद्युत शक्ति हो जाएगी। तो विद्युत ऊर्जा द्वारा इकाई समय में किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। अब शक्ति की एसआई इकाई देखें तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा? हम लोगों ने अभी सीखा कि जो शक्ति है वो क्या है? वो है कार्य बटा समय है। ये कार्य की एसआई इकाई की बात करें तो ये क्या है? ये जूल है। और समय तो एसआई इकाई सीजीएस इकाई दोनों में ही हम लोग सेकंड बैठा देते हैं। तो ये जो एसआई इकाई हमें शक्ति की मिली, वो क्या मिली? जूल प्रति सेकंड। और इसको इकट्ठा हम लोग एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं वॉट। देखते हैं कि विद्युत शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा समय यानी W बटा T। तो कार्य की एसआई इकाई बैठाओ, क्या है? जूल। समय की इकाई क्या है? सेकेंड। तो ये दोनों को यानी जूल प्रति सेकेंड को हम लोग मिलाएं, एक बार में बोलते हैं वॉट। तो अब अगर मैं 1 वॉट कितना है ये बताना चाहूं, 1 वॉट, तो मैं कहूंगा कि 1 जूल बटा 1 सेकेंड। तो अब इससे ये जो हमें मिला, इससे 1 वॉट की परिभाषा क्या बनती है? 1 वॉट की परिभाषा है कि अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा द्वारा 1 जूल कार्य हो रहा है प्रति सेकंड में, तो उसको हम लोग 1 वॉट कहते हैं। तो ये मैंने सिर्फ फॉर्मूला से ही आपको परिभाषा बना के बता दिया। यही प्रमाणित करता है कि आपको हर चीज़ को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने उसको समझ के रखा है और थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो याद करने लायक है, वो याद रखें तो। तो देख लेते हैं कि वॉट की परिभाषा, 1 वॉट की परिभाषा क्या है? किसी परिपथ में विद्युत धारा द्वारा प्रति सेकंड में 1 जूल का कार्य संपन्न होने पर एक ही मात्रा यहाँ पे लगा लीजिएगा, होने पर परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वॉट होती है। तो
यहाँ पर हमें 1 वाट की परिभाषा पता चल गई। अब एसआई इकाई तो हमने सीख ली कि वाट है, यानी जूल प्रति सेकंड का वाट आया। सीजीएस इकाई क्या है? सीजीएस इकाई बहुत आसान है। कार्य की सीजीएस इकाई क्या थी? कार्य की सीजीएस इकाई ऊर्जा की ही सीजीएस इकाई थी, यानी अर्ग। मैंने आपको कहा था ना, कार्य की सीजीएस इकाई और ऊर्जा की सीजीएस इकाई दोनों एक ही है, लेकिन ऊष्मा की सीजीएस इकाई कैलोरी थी। तो यहाँ पे कार्य की सीजीएस इकाई क्या है? अर्ग है। तो आप यहाँ पे अर्ग बैठाइए, नीचे सेकंड का सेकंड ही रहेगा, तो सीजीएस इकाई क्या होना चाहिए? सीजीएस इकाई होना चाहिए अर्ग प्रति सेकंड, यानी अर्ग बटा समय। अब हम लोग आगे देखेंगे कि विद्युत शक्ति के दो और सूत्र हैं, वो कैसे आते हैं वो देखना है। तो यहाँ पे विद्युत शक्ति का जो सूत्र मिला वो क्या है? कार्य बटा समय। अब आगे देखेंगे कि विद्युत शक्ति को ही हम लोग और दो अलग अलग सूत्र से कैसे बता सकते हैं। अब अगले सूत्र में जाने से पहले हम लोग फिर से एक परिपथ में होने वाले कार्य की चर्चा कर लेते हैं। एक परिपथ के अंदर जो कार्य हो रहा है वो आपको समझना है कि ये जो मान लीजिए ये एक चालक है, ऐसे तार है, ये परिपथ बन गया। ऐसे यहाँ पे एक छोटा सा सेल लगा दिया गया है। ये एक सेल लगा दिया गया है, ऐसे तार जा रहा है। अब यहां से मान लीजिए Q आवेश जा रहा है, ठीक है, विद्युत धारा तो जा रही है। और विद्युत धारा मतलब क्या? प्रति इकाई समय में जो आवेश गया उसी को विद्युत धारा कहते हैं, है ना? ये सब याद रहना चाहिए आपको, भूलिएगा नहीं ये सब, ठीक है। तो ये जो विद्युत धारा है, ये विद्युत धारा कैसे हम लोग हमें मिलता है? प्रति इकाई समय में जो आवेश बह के जा रहा है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आई करंट बह रहा है, तो वो आई करंट बह रहा है तो यहाँ पे ज़रूर कुछ आवेश जा रहे होंगे। तो ये जो आवेश जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इस सेल ने कोई एक विभवांतर तैयार किया है। तो ये जो सेल ने विभवांतर तैयार किया है उसके कारण से ये आवेश जा रहे हैं, और ये कार्य का मान इसको Q गुना V द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो किसी भी परिपथ में कितना कार्य हुआ ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? उस परिपथ का विभवांतर और उसमें से कितना आवेश गया, उन दोनों को गुणा करके निकाल सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि विद्युत शक्ति का जो एक और फॉर्मूला यानी सूत्र मिलेगा वो क्या है। तो अगर हम कहें कि यदि यदि परिपथ में V वोल्ट के विभवांतर में Q कूलम का आवेश प्रवाहित हो, तो कार्य क्या होता है? आवेश गुना विभवांतर। तो आवेश गुना विभवांतर यानी W बराबर Q गुना V। इसको हमने 2 नंबर समीकरण दिखाया है। तो अब देखो, अब अगर हम लोग पिछले स्लाइड में जाए तो ये 1 नंबर समीकरण था। इस 1 नंबर समीकरण में P बराबर W बटा T था। अब यहाँ पर हमें क्या मिला? यहाँ पर हमें मिला W बराबर, यहाँ पे हमें मिला W बराबर Q गुना V। ये दूसरा समीकरण है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो समीकरण 2 है यहाँ से W का मान निकालते हैं और 1 नंबर पे बिठाते हैं। 1 नंबर समीकरण क्या है? यहाँ पे मैं अगर लिख के बता दूं आपको, 1 नंबर समीकरण था शक्ति बराबर कार्य बटा क्या था? इकाई समय में किए गए कार्य को ही शक्ति कहते हैं ना। तो शक्ति कार्य बटा समय था। तो ये जो W है इसकी जगह पे हम लोग क्या बैठाएंगे? Q गुना V बैठा देंगे। तो वही करते हैं, Q गुना V बैठाते हैं, नीचे T लिखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि
अगर Q बटा T है, अगर Q बटा T है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ये बराबर क्या होता है? अगर आपके दिमाग में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। Q बटा T यानी विद्युत धारा का प्रवाह बताया जाता है। तो यहाँ पे मैं इस समीकरण में Q बटा T दिख रहा है, तो इसकी जगह पे मैं क्या करूँ? इसकी जगह पे I बैठा दूँ। तो P बराबर यानी विद्युत शक्ति बराबर विद्युत धारा का प्रवाह गुना विभवांतर कर देंगे तो हमें हमारा विद्युत शक्ति का दूसरा फॉर्मूला मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि Q बटा T बराबर I होता है। अब यहाँ पर जब हम लोग V का मान 1 वोल्ट मानेंगे और I का मान 1 एम्पियर मानेंगे तो क्या होगा? P बराबर कितना आएगा? 1 वाट आएगा। ये तो आसान सी बात है कि दोनों का मान 1, तो वहाँ से हमने 1 गुणा 1 होगा तो 1 आएगा और शक्ति की SI इकाई वाट होती है, ये भी हमें पता है। तो अब आगे देखते हैं कि ये जो हमने लिखा है इसी को यहाँ पे शब्दों में जब बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे कि 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर के कारण परिपथ में अगर 1 एम्पियर करंट बहता है, 1 वोल्ट विभवांतर के कारण परिपथ में 1 एम्पियर करंट बह रहा है, तो उस परिपथ की विद्युत शक्ति कितनी होगी? 1 वाट होगी। वही लिखा हुआ है कि जब 1 वोल्ट विभवांतर के कारण परिपथ में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 746 वाट, ये एकदम याद रहना चाहिए, ये सवालों में बहुत बार हमें काम में आएगा कि 746 वाट बराबर, इसको हम लोग बोलते हैं 1 अश्वशक्ति या 1 हॉर्स पावर। तो आपको बहुत बार आंसर में ऊर्जा शक्ति का मान निकालने के लिए अगर दिया जाए तो वो हॉर्स पावर में पूछते हैं, तो आप मान को वाट में निकालेंगे और फिर उसमें से आप कितना अश्वशक्ति है वो बताएंगे। तो हमें याद रहना चाहिए कि 746 वाट बराबर 1 अश्वशक्ति होती है। तो आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति का ही हम लोग देखेंगे एक और सूत्र। तो विद्युत शक्ति का एक और सूत्र देखने के लिए हमें ओम के नियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ओम का नियम क्या कहता है? यदि परिपथ का विद्युत प्रतिरोध R है तो ओम का नियम क्या कहेगा? याद करो, ओम का नियम कहता है कि जो विभवांतर होता है परिपथ में वो समानुपाती होता है करंट का। ये ओम का नियम है। अब ये समानुपात को हटाने के लिए हमने एक स्थिरांक लाया था, वो स्थिरांक ही तो इस परिपथ की रुकावट थी, वो स्थिरांक ही इस परिपथ की रुकावट थी। तो V बराबर I गुना R यानी R या R गुना I ऐसे है। तो यहाँ पे यदि परिपथ का विद्युत प्रतिरोध R ओम है तो ओम के नियम अनुसार V बराबर I गुना R होता है और ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 से ये V का मान उठाओ और पिछले स्लाइड में जो हमें शक्ति का फॉर्मूला मिला था I गुना V, वहां पे बैठा दो। तो V के जगह पे IR बैठाओगे तो क्या होगा? इस V के जगह पे हमने ये बैठा दिया I गुना R, तो हमें मिलता है P बराबर I स्क्वायर R। और ये हमें फिर से एक नया समीकरण शक्ति का दे रहा है। और अब फिर से आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा सोच के बोलो। अब थोड़ा सा इधर देखो, इस ओम के नियम को फिर से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। करके अगर मैं ये बोलूं कि इस ओम के नियम से I के साथ R गुणा है, R को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा?
I बराबर क्या हो जाएगा? अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आपका ध्यान है क्लास में, V बटा R हो जाएगा। अब इस I स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे ये I की जगह पे ये मान आप बैठाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो, समीकरण 3 से I का मान 4 में बैठाने पर, समीकरण 3 से I का मान 4 में बैठाने पर, ये 3 से I का मान निकाला, I का मान निकाल के 4 में बैठा दिया। बिठाने पर क्या होगा? V स्क्वायर गुना R बटा R स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर इस R को और यहाँ का एक R काट सकता हूँ। जैसे ही ये कट गया तो हमें मिलता है एक और शक्ति का सूत्र P बराबर V स्क्वायर बटा R। तो हमें विद्युत शक्ति के कुल मिला के कौन कौन से सूत्र मिले? ऊर्जा शक्ति के जो सूत्र मिले वो हैं, या ये विद्युत शक्ति होगी, ऊर्जा शक्ति नहीं, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये विद्युत शक्ति होगी। ठीक है, तो हमें कौन कौन से, सबसे पहले तो P बराबर W बटा T, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत हुई थी। उसके बाद P बराबर I स्क्वायर R, उसके बाद P बराबर V स्क्वायर बटा R। तो अब हम आगे देखते हैं कि ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है। तो व्यवहारिक इकाई मतलब क्या? देखो, हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है वो होती है हमारे व्यवहारिक इकाई। ऊर्जा शक्ति इस्तेमाल करते हैं, विद्युत ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं और उसका उसका हमें बिल भरना पड़ता है। तो ये बिल भरते हैं तो वो कैसे उसका हिसाब लगाया जाता है वही हम लोगों को यहाँ पे सीखना है। तो विद्युत ऊर्जा को सीखने के लिए हमें देखना पड़ेगा व्यवहारिक इकाई। तो घरों में जो बिजली का व्यय ज्ञात करने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई है उसको हम लोग किलोवाट घंटा या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो इससे ही हमें बिजली का बिल पता लगता है। अब ये किलोवाट घंटा क्या है और इसी को बोर्ड ऑफ ट्रेड, याद रखना किलोवाट घंटा यही बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, ये नाम एक ही चीज है। ठीक है, तो अब देखो, 1 किलोवाट आवर मतलब 1000 वाट गुना 1 घंटा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी हम लोग 1 किलो की बात करते हैं तो मैंने देखा है लोगों को 1 किलो मतलब वो समझ में आता है, वो मात्रा ही लोग एक बार में कहने लगते हैं। लेकिन असल में 1 किलो है क्या? 1 किलो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है और कुछ नहीं। ये नंबर जिसके साथ लगता है उसके साथ 1000 गुणा होता है। अगर ये नंबर 1 ग्राम के साथ लगा तो हम लोग उसको बोलते हैं 1 किलोग्राम, और तब वो हो जाता है 1000 ग्राम। बात समझ में आ रही है आपको? जिस भी चीज के साथ किलो लगेगा वो 1000 गुणा हो जाएगा। अगर मैं मीटर की बात करूं, 1 मीटर, तो 1 मीटर 1 मीटर होगा। लेकिन अगर मैं उसको किलोमीटर कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? 1000 मीटर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बहुत लोगों को किलो यानी सिर्फ दिमाग में 1 किलोग्राम आता है, ऐसा नहीं है। 1 किलो मतलब ये संख्या है 1000, ये जिसके साथ भी लगा रहेगा वो 1000 से गुना होगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 किलोवाट आवर, तो इसको अगर मैं तोड़ू तो सिर्फ 1 किलोवाट, इतना सा मैं देखूं तो मैं 1000 वाट लिख सकता हूं। यहाँ पे घंटे के लिए मैं 1 घंटा डाल देता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एक ही है ना, तो 1000 वाट यानी 1 किलोवाट, उसके साथ 1 घंटा गुना है। तो
अब ये 1 किलोवाट आवर असल में कितनी ऊर्जा है वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो वाट हमें मिला कहाँ से था? याद करो, वाट यानी जूल प्रति सेकंड था। और मैंने ये कहा था कि जब भी हमें समय मिलेगा उसको हमें सेकंड में रूपांतरित करना पड़ेगा। तो 1 घंटा यानी उसमें होता है 60 मिनट और हर 60 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 1 घंटा यानी 60 गुना 60 सेकंड। अब इसको मैं गुणा करूंगा तो देखो ये जूल प्रति सेकंड, सेकंड नीचे है कि नहीं है? जूल के नीचे में सेकंड है। तो ये जो सेकंड है ये सेकंड और ये सेकंड ऊपर है, ये सेकंड कट जाएगा तो सिर्फ हमें जूल यानी ऊर्जा मिलेगी। तो 1 किलोवाट आवर यानी ऊर्जा का मान हुआ। और कितनी ऊर्जा हो गई? 6 गुना 6 36 होता है। और यहाँ पे 1 2 3, ये 1 0 2 0 3 0 और इधर का 1 0 और ये 1 0, तो कुल मिला के 5 शून्य हो गए, तो 10 का पावर 5, तो 36 गुना 10 का पावर 5 जूल। यानी हमें याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर यानी 36 गुना 10 का पावर 5 जूल होता है। इसको आप याद रखिएगा। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। तो हमें ये बात समझ में आ गई होगी कि 1 किलोवाट आवर यानी 36 गुना 10 का पावर 5 जूल होता है। अब हमने शुरू किया था घरों में बिजली का व्यय ज्ञात करने से। घरों में जो बिजली का यूनिट आता है, आपने सुना होगा इतना यूनिट चला है। वो एक यूनिट है क्या? आज आपको ये पता लगेगा कि ये जो एक यूनिट है, ये असल में ये एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है। ये एक यूनिट यानी 1 kWh होता है। या एक या एक बीओटी होता है। बीओटी मतलब देखिए स्लाइड में ही ऊपर लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो ये जो एक यूनिट है वही 1 किलोवाट आवर है और वही बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है। तो आगे देखते हैं कि कुछ कथन के तात्पर्य हमें समझने हैं। अब कथन का तात्पर्य क्या, आगे देखेंगे तो समझ में आएगा। देखो जैसे एक कथन लिखा रहेगा कि मान लेते हैं किसी उपकरण के ऊपर, आप आज के बाद घरों में कोई भी उपकरण देखिएगा तो उसमें मोबाइल का चार्जर बहुत ही साधारणतः उपलब्ध उपकरण है आजकल। उसमें देखिएगा आपको उसमें वोल्टेज, उसमें वॉट, उसमें करंट का मान, ये सब लिखा रहेगा। कोई भी उपकरण आपका घर का देखिएगा, फ्रिज के पीछे, टीवी के पीछे, हमेशा हर जगह पे कितना वोल्टेज और कितना वॉट है वो लिखा रहता है। तो इस कथन का तात्पर्य क्या होता है? ये जो लिखा हुआ रहता है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है, जो दिया गया उपकरण है उसको अगर 220 वोल्टेज का दिया जाए, वोल्टेज दिया जाए, तो वो 220 वोल्टेज पे जो ऊर्जा की खपत करेगा, जो ऊर्जा वो खाएगा वो है 100 वाट ऊर्जा खाएगा हर घंटे में, और उसमें वो काम करेगा। तो यह उपकरण 220 वोल्ट पे अपनी चरम दक्षता मतलब अपने सबसे अच्छे काम को वो 220 वोल्टेज पे करता है। तो 220 से कम वोल्टेज मिलेगा उसको तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। और ये क्या करता है, प्रति सेकंड में यानी इकाई समय में 100 जूल ऊर्जा का उपयोग करता है। तो हमें इस कथन के तात्पर्य को एग्जाम में पूछा जाए तो लिखना पड़ेगा। ये नंबर बदल दिया जा सकता है, हो सकता है कि लिखा रहे कि यहाँ पे 110 वोल्ट है, यहाँ पे कुछ भी नंबर है। लेकिन कथन का तात्पर्य यही है, जितना भी वोल्टेज लिखा हुआ है उस वोल्टेज पे जो दिया गया उपकरण है वो अपनी चरम दक्षता पे काम कर रहा है, और जितना वॉट वहां पे लिखा गया है प्रति सेकंड उतना जूल काम कर रहा है। क्यों? क्यों? आपको समझना है कि वॉट मतलब ही होता है वॉट
मतलब ही होता है जूल प्रति सेकेंड। कभी भी इन चीज़ों से अपना दिमाग नहीं हटाइएगा। हम लोगों ने सीख लिया है कि वाट मतलब जूल प्रति सेकंड होता है, तो 100 वाट का मतलब ही हो गया 100 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। तो इस कथन का तात्पर्य हमें समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं कि लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, ठीक है ना, एलईडी स्क्रीन होता है आजकल, एलईडी बल्ब होते हैं आजकल। ये एलईडी और कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट जो सीएफएल है, इनमें अंतर क्या है? अब ये कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट ज़्यादा चर्चा में ये शब्द नहीं आया है, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे जो ट्यूबलाइट है ना, वो सीएफएल है। और साथ ही साथ ट्यूबलाइट के साथ ही कुछ ऐसे मुड़े से पेचीले आकृति के ऐसे लाइट भी आपको मिलते होंगे। ठीक है, ऐसे ट्यूब को पेच पेच लगाया जाता है और वो फिर वो छोटा होता है। तो वो जो ट्यूब था, वो ट्यूब असल में फ्लोरेसेंट लाइट था, और उनको जब पेच लगा के ऐसे छोटा कर दिया गया, मतलब कॉम्पैक्ट कर दिया गया, तो उन्हें हमने कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट कहा। तो ये ज़्यादा दिन तक उपयोग में नहीं रहे। ये आए थे, उसके बाद फिर एलईडी ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया। और अब एलईडी, क्योंकि बिजली की खपत बहुत कम करती है, तो सीएफएल की जगह पे हम लोग एलईडी ही इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों में अंतर हमें देखना है। बहुत आसान अंतर है, बहुत साधारण साधारण हमें याद रहने चाहिए कि जो एलईडी की आयु है वो सीएफएल से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, और इसी का उल्टा, इसकी आयु सीएफएल से, एलईडी की आयु से कम होगी। ठीक उसी तरह से दूसरा जो अंतर है कि जो ऊर्जा की खपत है वो एलईडी में सीएफएल की तुलना में कम होती है। ठीक है, तीसरा जो अंतर है कि सीएफएल के अंदर गैस भरा होता है। अब ये बहुत लोगों ने आपने देखा होगा कि ट्यूब लाइट जब फूटता है तो दम से आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, एक छोटे से बम की तरह आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि ट्यूबलाइट के अंदर जो गैस भरा होता है वो अचानक से बाहर निकलता है फूट के, तो इसलिए वैसी आवाज़ आती है। तो ये जो जितने भी सीएफएल है वो ट्यूबलाइट की तरह ही है, मैंने कहा उनको पेच लगा के छोटा कर दिया गया है, तो इसलिए उसके अंदर जो गैस है वो भरा रहता है। लेकिन एलईडी के अंदर गैस नहीं भरा होता है। ठीक है, एलईडी में गैस भरा नहीं होता है। ठीक उसी तरह से जो सीएफएल की एलईडी है वो कम तापक्रम पर ही रोशनी बनाना शुरू कर देगी, लेकिन सीएफएल को ज़्यादा तापमान की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो चार आपके अंतर हैं एलईडी और सीएफएल में, इनको आप याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं गणित में, और गणित में देखते हैं कि हम लोग एक घर में अगर बिजली का बिल पता लगाना है, तो इस गणित में दिखाया गया है कि प्रति यूनिट बिजली का दाम अगर मान लीजिए 2.5 रुपया है, और 40 वॉट के 3 बल्ब को हर दिन हम लोग 6 घंटा जला रहे हैं, और साथ ही साथ 50 वॉट के 4 ट्यूबलाइट को हर दिन हम 8 घंटे जला रहे हैं, तो जनवरी महीने का बिजली का बिल कितना होगा? ठीक है, तो देखते हैं कि जनवरी महीने के बिजली का बिल कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बल्ब की बात शुरू करेंगे। तो 40 वॉट के हमने कितने बल्ब जलाने हैं? 3 बल्ब हमको जलाने हैं 40 वॉट के, और हर दिन कितना घंटा जलाना है? हर दिन 6 घंटा जलाना है। और जनवरी महीने का बिल पता लगाना है। जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो 40 वॉट के 3 बल्ब को 40 वॉट के 3 बल्ब को हर दिन 6 घंटा जलाएं, तो 31 दिन में जो यूनिट की खपत है वो हमें कैसे मिलेगी? वो हमें कुछ ऐसे मिलेगी। देखो, 40 वॉट के 3 बल्ब जले और हर दिन 6 घंटा जला,
तो हर दिन 6 घंटा चला तो कुल मिला के कितने 31 दिन चले। अब ये जो हमने किया है यहाँ पे गुणा, ये असल में कितना है? ये असल में इसका मान जो है ना, ये जूल में आया। अब इस जूल को अब हमने याद करो सीखा था कि किलो वॉट आवर, ठीक है, ये जूल में नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये जूल में नहीं होगा, ये होगा आपका वॉट। देखिए 40 वॉट गुना 3 बल्ब 120 गुना 6 घंटा, 120 गुना 6 यानी 720, ठीक है। और उसके साथ 720 ये क्या है? घंटा है ना, तो वॉट यहाँ पे है, यहाँ पे घंटा और यहाँ पे 31, तो ये क्या है? ये मान जो है ये असल में है वॉट आवर, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए किलो वॉट आवर। तो हमें देखना है कि इस वॉट के अंदर कितनी बार हजार बैठा हुआ है। तो जितनी बार हजार इसके अंदर छुपा हुआ है उतने सारे किलोवाट आवर यहाँ पे है। तो हमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर 22.32 किलोवाट आवर है। तो 22.32 किलोवाट आवर यानी एक इतने ही यूनिट। अब आगे, ये तो हो गई 3 बल्ब की बात। अब 4 ट्यूबलाइट भी तो जलाना है हर दिन 8 घंटा करके। तो देखो कि 50 वाट के 4 ट्यूबलाइट को प्रतिदिन 8 घंटा जलाएं तो 31 दिन में यूनिट की खपत कैसे आएगी? तो फिर से वही 50 वाट गुना 4 ट्यूबलाइट है तो 200 वाट यहाँ पे आ गए। और ये जो 200 वाट है ये 8 घंटे के लिए जल रहे हैं तो गुना 8, ठीक है। तो वॉट आवर में आ गया और उसको फिर 31 से गुना किया। तो जो भी मान आएगा वो क्या है? वो है वॉट आवर। और इस पूरे वॉट आवर के अंदर कितनी बार हजार छुपा हुआ है वो अगर हम लोग देखें तो हमें मिलेगा किलो वॉट आवर में 49.6 किलोवाट आवर। तो ये 49.6 किलोवाट आवर हमें मिल गया। ये 22.32 यूनिट इधर और ये 49.6 किलोवाट आवर यानी इतना यूनिट इधर। तो कुल मिला के 31 दिन में हमने कितना यूनिट खर्च किया? ये प्लस ये, और इन दोनों को प्लस करोगे तो 71.92 यूनिट। अब हमें सवाल बोल रहा था कि हर यूनिट का हमें कितना देना पड़ेगा? हर यूनिट का देना पड़ेगा हमें 2.5 रुपया, 2.5। तो हर यूनिट का 2.5 रुपया, उस हिसाब से अगर हम देंगे तो प्रत्येक यूनिट के लिए 2.5 रुपया उसके साथ गुणा करो, हमारा जो बिल आएगा वो है 179.80 रुपये। तो लगभग 180 रुपया हमारा बिल आएगा। अब इस लेसन में हमने सिर्फ बिजली के बिल को जानने के गणित किया है। हम लोग आगे भी जो लेसन करेंगे उसमें मैं जो ऊर्जा शक्ति के और कार्य के जो गणित है उसको आपको बताऊंगा। तो पढ़ते रहिएगा। यहाँ पे हमारा भाग समाप्त होता है। और आपको अगर इस क्लास से थोड़ी सी भी मदद मिल रही होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा मैं।